नमस्कार, मैं हूं खालिद मलिक। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दौरे पर भारत में चीनी रंग छाया दिखा। इसकी सबसे बड़ी वजह रही उनके दौरे से जुड़ी तस्वीरें, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके दोस्त की माफिक नजर आए। गुजरात में झूले का खास कल्चर है, इसका भी लुत्फ जिनपिंग ने उठाया, वो भी मोदी के साथ बैठकर। अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक जिनपिंग की यात्रा को लेकर गर्मजोशी भरी नजर आई। दोनों देश के बीच दर्जन भर अहम करार किए गए, लेकिन जिनपिंग के दौरे पर भी भारत को कुछ खटक गया। चीनी सेना ने तब भी भारतीय सीमा में घुसपैठ की जब उसके राष्ट्रपति भारत में दोस्ती का हाथ बढ़ाते नजर आए। ऐसे में सवाल है कि दोस्ती सचमुच आगे बढ़ेगी या फिर चीन की दोहरी चाल में फंसकर दम तोड़ देगी। आज का मुद्दा ऐसे ही सवालों के साथ। हाथ जोरदार तरीके से मिले। मोदी जिनपिंग एक ही झूला पर झूले, लेकिन क्या साथ मिला, हाथ मिला तो दिल भी मिल गए? ये सवाल चीन के साथ रिश्ते के पुराने तजुर्बे से तो बनता ही है। जिनपिंग के दौरे पर हुए तजुर्बे से और गहरा गया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक में जोरदार अगवानी हुई। चीन के साथ रिश्तों का अब तक जो अनुभव रहा है, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बदलने का इरादा रखते हैं। मोदी ने कहा कि जिनपिंग के दौरे के साथ भारत चीन के रिश्ते में नए युग की शुरुआत हो सकती है। जिनपिंग ने भी भारत के साथ पारंपरिक संबंधों की दुहाई देते हुए दोस्ती को मजबूत करने पर जोर दिया। लेकिन ये क्या, जिस वक्त जिनपिंग और मोदी दोस्ती बढ़ाने की बातचीत में मशगूल थे, उसी दौरान चीन हफ्ते में तीसरी बार सीमा पर तनाव भरने में जुटा था। खबरें आईं कि लेह में भारतीय सीमा में चुमार के करीब 100 से ज्यादा हथियारबंद चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की है। भारतीय सीमा में वो करीब 5 किलोमीटर अंदर तक घुस आए। जवाबी कवायद में फौरन आईटीबीपी और भारतीय सेना के जवानों को मौके के लिए रवाना किया गया। चीनी घुसपैठ की खबरों ने इतनी सनसनी न मचाई होती अगर जिनपिंग भारत दौरे पर न होते। मोदी ने जिनपिंग के साथ शिखर वार्ता में भी सीमा पर तनाव का मुद्दा जोर शोर से उठाया। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि बेहतर आपसी संबंधों के लिए जरूरी है कि सीमा पर शांति बनी रहे। जिनपिंग ने भी सीमा विवाद जल्दी से जल्दी सुलझाने का भरोसा दिया। मैंने सीमा पर जो घटनाएं हुई हैं उस पर चिंता प्रकट की है और कहा है कि इन्हें सुलझाना आवश्यक है। हम इस बात पर सहमत है कि सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता हमारे आपसी विश्वास और संबंधों की नींव है। यह दो देशों की एक महत्वपूर्ण सहमति है और इसका दृढ़ता से पालन किया जाना चाहिए। हमें बाउंड्री क्वेश्चन को जल्दी हल करना चाहिए। हमारे सीमा संबंधी समझौते और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर से फायदा हुआ है, परंतु मैंने यह भी सुझाव दिया है कि सीमा पर शांति और स्थिरता के लिए एलएसी की क्लैरिफिकेशन बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। यह कई सालों से रुका हुआ है और इस कार्य को दोबारा शुरू करना चाहिए। एक दूसरे की संप्रभुता की रक्षा के लिए आज से 60 साल पहले भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। इस समझौते की सबसे खास बात थी कि दोनों देश आपस में बराबरी का दर्जा रखते हुए एक दूसरे की बेहतरी में मददगार बनेंगे। लेकिन शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर जोर देने वाली समझौते के महज 8 साल बाद चीन ने सीमा पर जंग छेड़ दी थी। गाहे बगाहे आज भी अरुणाचल से लेकर लेह लद्दाख के बड़े भूभाग को वो अपने नक्शे में दिखाता रहा है। जिनपिंग ने कहा है कि आने वाले समय में भारत चीन की एकता दुनिया के लिए मिसाल बन सकती है। सवाल है कि क्या जिनपिंग की जुबान से निकली बात चीन के अगले कदमों में भी दिखेगी, या फिर हम यही माने कि ये इश्क नहीं आसान। ब्यूरो रिपोर्ट, जानो दुनिया।
ये इश्क नहीं आसान, इतना तो समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। आज हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं राजनीतिक मामलों के जानकार अशोक मिस्त्री जी, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे हिमांशु पटेल जी, और राजनीतिक मामलों की जानकार सोनल जोशी जी भी मौजूद हैं हमारे साथ। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अशोक मिस्त्री जी, सवाल सबसे पहले आपसे कि जिस तरीके से आए हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, स्वागत हुआ, बहुत कुछ हुआ, जो पहले होता था वही हुआ, क्या रिजल्ट भी वैसे ही आएंगे, पीठ पर छुरा घोंपा जाएगा? देखिए, जब भी कभी कोई चीज़ हम नई शुरुआत करते हैं तो उसके पीछे ये तो ज़रूर इरादे होते हैं कि अच्छी बातें हो और अच्छी तरह से संबंध आगे बढ़े जी। जबकि भारत में इस तरह की सरकार सबसे पहली बार आई है कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार, और जैसे कि उस सरकार का जो मुखिया है उसे बहुत ही भली भांति मालूम है कि किस तरह के हम करार इनके साथ कर सकते हैं। चाइना ने इन पास्ट क्या किया है, किस तरह से पंचिल जो हुआ उसके बाद 1962 में किस तरह की परिस्थितियां हुई, वो उन्हें बराबर मालूम है। और ख़ास बात यह है कि जब वो यहाँ थे, चीनी प्रेसिडेंट जब यहाँ थे, तब जो बातें बनी, तब जो सीमा के ऊपर जो तनाव बढ़ा है, उसके ऊपर बहुत ही कड़ा स्टैंड लेते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको कहा है कि भाई ये चीज़ बंद होनी चाहिए। यानी कहीं ना कहीं ये संदेश ज़रूर दिया। उनका अपने लेक्चर अगर सुना हो तो जब ये बात हो रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, लोग सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, 3 बार नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि सीमा पर तनाव दूर होना चाहिए और जिस तरह से सीमा के ऊपर सैनिकों का आक्रमण होता है उसे ताबड़तोड़ रोकना चाहिए। ये चीज़ उन्होंने जो कहा उसमें 3 बार आई। यानी कि कहीं ना कहीं ये कड़ा संदेश चाइना को भी देने की कोशिश भारत के प्रधानमंत्री ने की। ऐसा नहीं है कि भूतकाल में नहीं की होगी, भूतकाल में भी हमने की है, कई बार उनका भरोसा किया, लेकिन इस वक्त जो वो उनका भी इंटरेस्ट है कि यहाँ पर वो बिज़नेस करे। अब जब बिज़नेस करना है, उनको यहाँ से पैसे कमाने हैं, और ये दोनों जो समझौते जितने भी हुए अगर वो आप देखें तो कहीं ना कहीं उनका भी इंटरेस्ट है। इसके लिए ये जो चीज़ें आज जो वो चाइना के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी मानी कि हाँ ये हम ताबड़तोड़ उसको ये करेंगे, उसको एड्रेस करेंगे, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो कहीं ना कहीं हमने कई बार 17-18 बार हमने मीटिंग्स की थी, लेकिन मीटिंग्स कभी सफल नहीं हुई। लेकिन अब जिस तरह से इरादे यहाँ पर रखे गए हैं, जिस तरह से भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी ने और जिस तरह से चाइना के प्रेसिडेंट ने, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस चीज़ को अब लोगों के सामने, जनता के सामने, उस वक्त तो टीवी नहीं था, उस वक्त तो मीडिया नहीं था, तो पता नहीं चलता था। आज जो कुछ भी चाइना के प्रेसिडेंट ने कहा पूरी दुनिया ने सुना, और जो भारत ने कहा पूरी दुनिया को सुना। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है आज इश्क, चाहे हमने देखा होगा पहले इश्क इतना आसान नहीं था, लेकिन जिस तरह से कल इश्क हुआ और जिस तरह से आज की परिस्थिति बदली, 24 घंटे में जो बदलाव आया, आप जो कहते हैं वो बात सही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे को भरोसा तो करना ही होगा, क्योंकि अगर दोनों ही को अपना अस्तित्व टिकाने के लिए एक दूसरों की सख्त ज़रूरत है। एक दूसरे की सख्त ज़रूरत है, और ऐसे में दोनों को अब सोचना होगा, समझना होगा कि कैसे रिलेशन जो हैं वो बेहतर बने। सोनल जोशी जी, क्या इत्तेफाक रखती हैं आप इस बात से? जी ज़रूर, मैं कहना चाहूँगी कि उन्होंने जब आज बोला है, और आज मोदी साहब ने उनके भाषण में 3 बार उसको रिपीट किया है, पर ये भी मैसेज उनको डायरेक्टली मैसेज जाता है उनको कि ये अब इस बात को हम लोग सहन नहीं करेंगे। और ये इनडायरेक्टली मैं ये भी बोलूँगी कि उन्होंने जब ये पूरे मीडिया के सामने और उनके सामने ये बात बार बार कही है, तो एक प्रधानमंत्री का दूसरे प्रधानमंत्री के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार इस मुद्दे को उठाना, तो उसको इसकी कितनी गंभीरता है वो हम लोग समझ सकते हैं, और वो खुद भी समझेंगे। अगर उनको हमारे साथ रिश्ते बनाने हैं, अगर दोनों ही महासत्ता है, दोनों ही बहुत बड़ी कंट्रीज है, अगर वो शांति से, वार्ता से अपने बिजनेस को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो पहले आपने बोला कि अभी भी वो अपने नक्शे में दिखाना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगी कि मोदी साहब उनके ऊपर ये भी एक्शन लेंगे कि अगर आप हमारी जमीन को आप अपने नक्शे में क्यों दिखा रहे हैं। 4,000 से ज्यादा भूभाग जो है मिल है, जो उनके कब्जे में अभी भी है। हाँ, और आज अगर हालांकि वो जब हमारी कंट्री की विजिट कर रहे हैं और उसी टाइम पे अगर वो इतने 5 किलोमीटर अंदर आ रहे हैं, तो उनको भी मानना पड़ेगा कि ये मैं यहाँ हूँ, फिर भी ये चीजें हो रही है। सोनल जोशी जी, हालात सुधरेंगे कैसे जब आपके राष्ट्रपति, आपके देश के प्रथम नागरिक यहाँ पर आए हुए हैं, और ऐसे में आप घुसपैठ कर रहे हैं हमारी जमीन पर, तो हालात सुधरेंगे कैसे? मैं बोलूंगी, ये बात आपको जरूर बोलूंगी कि हालात सुधरने की जगह में उनके लिए भी बहुत बुरा है, और ये चीज ये भी है, मतलब आप ट्रस्टेबल नहीं हो। अगर आप कोई चीज बात कर रहे हो कि मैं
जल्द से जल्द ये जो हमारा सीमा का विवाद है उसके ऊपर मैं एक्शन लूंगा, उसके ऊपर खत्म करूंगा। हालांकि जब आप बात कर रहे हो उसी टाइम पे ये घुसपैठ हो रही है, तो आप कितने स्ट्रांग है। और उससे पहले स्वागत भी हुआ अतिथि देवो भव का, जो हमारे इतना बड़ा स्वागत किया है, बहुत ही जम के उनका स्वागत हुआ है। उनके लिए हमने पूरा रेड कारपेट बिछा दिया है। अगर हम लोग इतना बावजूद इसके हालात वही ढाक के 3 पात वाले बने। हाँ जी, और बार बार झुक के अगर हम लोग उनको वेलकम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अगर नहीं मानते तो हमें भी अब नेक्स्ट टाइम स्ट्रॉन्ग एक्शन उनके ऊपर लेने चाहिए। बिजनेस के लिए आ रहे हैं, अगर उनका व्यापार के लिए बढ़ावा चाहिए तो सामने सीमा का विवाद, आपसी शांति हमारे अस्तित्व अहम है निस्बत व्यापार के। हमारे वजूद को अगर किसी ने ठेस पहुंचाने की कोशिश की, व्यापार बंद और उनका जवाब, उनको करारा जवाब मिलना चाहिए। हिमांशु पटेल जी, 1950 में तिब्बत पर कब्जा जमा लिया चीन ने। भारत ने उस वक्त कुछ रद्द अमल जाहिर नहीं किया, क्योंकि भारत उस वक्त इतनी शक्ति नहीं रखता था कि चीन का मुकाबला कर सके। आज जापान के साथ हमारे रिलेशन बहुत बेहतर हैं। आज हम भी एक महाशक्ति बनकर उभर रहे हैं। क्या इसी तरीके से होता रहेगा तो भारत बर्दाश्त करेगा? मैं इस वक्त पे मैं कांग्रेस पार्टी की हैसियत से एक बात आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहूँगा। जी बताइए। कि राजनीति में हम वोटों के लिए कुछ भी करना चाहिए जी, लेकिन जब हमारे देश की जिम्मेदारी की बात है तो अभी 100 दिन पहले इस देश की पार्लियामेंट की चुनाव था। तब यही नरेंद्र भाई मोदी अभी प्रधानमंत्री है मेरे जी, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे जी। तब उन्होंने प्रचार के अंदर इन्होंने भी बताया कि नरेंद्र भाई बहुत होशियार है, उनने बहुत अनुभवी है जी, बहुत अभ्यास किया हुआ है राजनीति का जी। ये सब उन्होंने है। और चुनाव के वक्त वो बोल रहे थे कि कांग्रेस पाकिस्तान को बुला के बिरयानी खिलाते हैं, चाइना वाले को बुला के चाइनीज़ खिलाते हैं, बांग्लादेश वाले को ये करते हैं जी। और मैं आऊँगा तो मैं बांग्लादेश वालों को निकाल दूंगा, पाकिस्तान को मैं सीधा दौर कर जवाब दूंगा। दे चुके हैं। मेरी बात सुनिए, चाइना को भी मैं ठीक कर दूंगा। 3 बार बोले। अभी वो यही व्यक्ति आज राजनीति में लोगों ने उनको शब्दों पे भरोसा रख के और लोगों ने को ऐसा लगा इनकी बातों से कि इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइनीज ये सब इनके रिश्तेदार है कांग्रेस वालों के, ऐसा माहौल कर दिया। और कांग्रेस उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है। जैसे मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, 2 मिनट लूंगा जी। जैसे इस देश की जनता को 125 करोड़ जनता को ऐसा लगने लगा, ये भाई साहब ने इतना सारा बोला कि कांग्रेस, चाइनीज, बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे देश में भारत में आके घुस जाए, हमारे सर काट जाए, हमारी बॉर्डर के अंदर 5 घंटे जवाब दे रहे हैं। आज जवाब तो दे रहे हैं ना। आज वही पर्सन जीत चुनाव के बाद पाकिस्तान से साल लेते हुए साड़ी भेजते। मेरी बात सुनिए, सचिव स्तर की वार्ता रद्द कर चुके हैं। क्या अभी ये चाइनीज इधर आते हैं अहमदाबाद में, आए हैं तो उनको भी 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर शब्दों का बार बार आप बखान कर रहे हैं, शब्दों को 3 बार एक ही जुमले को बोल रहे हैं, तो गंभीरता तो दिखती है ना। वो झूले पे बैठ के झूल रहे, 5 किलोमीटर अंदर घुस जाते हैं। मेरी बात सुनिए, बहुत ये गंभीर बात है। संक्षिप्त में बताइए। ये लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ भी बात की थी, आज उनके बहुमति मिल गई, चलिए शासन में है, तो उनको कुछ ये जो लोगों को बताया था आपका जवाब, तो उनकी विदेश नीति ये तो कांग्रेस की विदेश अशोक मिस्त्री से संक्षिप्त जो ये हाथ मिला रहे हैं वो कांग्रेस की विदेश नीति। अशोक जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से हिमांशु जी कह रहे हैं? हिमांशु भाई की बात को मैं ये नहीं कहूँगा कि वो पूरी तरह से गलत है, जिस तरह, लेकिन कहीं ना कहीं जो कंसर्न हमें जताना था पाकिस्तान के साथ वो हमने जता दिया है। जिस तरह का कंसर्न हमें दिखाना था चाइना को, हम दिखा चुके हैं। और पूरी चैनल के ऊपर आज मैं सुबह से इसको फॉलो कर रहा था, एवरीवन सेज कि हाँ कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत अच्छी है, चाहे वो मानसरोवर की बात हो या तो चाइना बॉर्डर की जो बातें हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जिस तरह से बात करने के लिए सहमति हुई है, ये सब चीज़ें आज भी क्यों है? क्योंकि ये प्रश्न जो है वो इतने सालों से बक्से में पड़ा रहा, या तो उसको सही ढंग से निकाल लाने की कोई कोशिश नहीं की गई। हालांकि कोशिशें बहुत हुई, लेट मी टेल यू। यहाँ कहीं ना कहीं जैसे बताया कि यहाँ हमारा कंसर्न हमने कहा है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल
की जो बात है उसको ये तय करने के लिए उनके जो प्रेसिडेंट है वो भी एग्री हो गए हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कहीं ना और कहीं- दूसरी एक कहीं ना दूसरी कहीं एक खास- हालत- दूसरी एक खास चलिए। छोटी सी बात, जी। इम्प्लीमेंटेशन और जहाँ तक कमिटमेंट लेने और देने का सवाल है, जिस तरह से हमने अभी तक नरेंद्र मोदी को ये 100 दिनों में देखा है, जो उन्होंने कहा है वो पूरी दुनिया को उन्होंने बताया कि हम इनके साथ तभी जुड़े हैं जबकि हमारे हित का यहाँ हमारा हित protection जब होगा। रहेगा तभी हम उनके साथ बाकी आगे पूरी बढ़ेंगे। दुनिया- बिल्कुल बाकी पूरी दुनिया खुली, जापान भी जाके है, उनके साथ भी हमारे संबंध अच्छे हैं, तो बिल्कुल, इट्स ए वेरी बिल्कुल। क्लियर मैसेज। चलिए, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी इसी मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। जिस तरीके से चीन के राष्ट्रपति भारत पहुंचे हैं, भव्य पैमाने पर स्वागत किया जा रहा है, समझौते हुए हैं, क्या लग रहा है, क्या ये रिलेशन, ये जो संबंध हैं मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे? सोनल जोशी जी, पहले वाले अब हालात नहीं रहे हैं। भारत भी एक महाशक्ति बनकर सामने उभर रहा है। जापान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हो रहे हैं। नेपाल का दौरा कर चुके हैं, भूटान का दौरा कर चुके हैं, अमेरिका जाने वाले हैं। क्या अब वही स्थिति जो पुरानी होती रही है, क्या अब भी चीन चाहेगा या फिर रिलेशन अच्छे बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक बाजार चीन को चाहिए? मैं ज़रूर ये मानूंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत ही, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो पहले किया कि जो कितने सालों से कोई ने भूटान की यात्रा नहीं की थी, वो भूटान गए, दूसरे देशों का दौरा किया, और उसके बाद जब वो चीन के प्राइम मिनिस्टर खुद यहाँ पे आ रहे हैं और बाद में वो यूएस है, चीन मतलब हालांकि अपने आप वो एक स्टेप बढ़ा के हमारे साथ रिश्ते बनाना चाहता है और आगे बढ़ रहा है। और अगर इस बार मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री जब वो ये इन्होंने आनंदीबेन के साथ भी इन्होंने यहाँ पे अहमदाबाद में उनका जमकर स्वागत हुआ है। गुजरात में भी बहुत बड़ा अच्छी तरह से उनको जो झूले पे भी बैठे हैं। जी, झूले पे भी बैठे हैं, रिवर फ्रंट भी उन्होंने देखा है। उन्होंने पूरा मतलब गुजरात से ही शुरुआत की, मतलब उन्होंने पहले ही यहाँ से ही मुख्यमंत्री भी, प्राइम मिनिस्टर बाद में बने, नरेंद्र मोदी साहब यही गुजरात से भी है। तो उन्होंने एक सवाल यहाँ से उभर कर सामने आता है। देखिए, जापानी कंपनियां यहाँ पर 100 में से 50 के ऑफिस यहाँ पर खुल चुके हैं जापानी कंपनियों के। तो क्या ये दिखलाना चाहता नहीं है क्या चीन की, देखो हम भी गुजरात आ सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं? जी, उन्होंने बहुत बड़ा स्टेप लिया है, क्योंकि डायरेक्ट ना मिलके उन्होंने पहले गुजरात को चुना है। गुजरात तो जापान को दिखलाने की कोशिश है। जी, जापान को दिखलाने की कोशिश भी बोल सकते हैं, और ये भी बोल सकते हैं कि हमने जैसे पहले जापान का दौरा किया है मोदी साहब ने, अगर उनके साथ बड़े अच्छे रिश्ते, और उन्होंने बहुत अगर ऐसे राजनीति की दौर पे देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। वो खुद सामने से हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं, पर हमें हमारी रणनीति को वो चाहे हमारे भारत के साथ अगर बिजनेस बढ़ाना चाहता है, अगर बिजनेस करने के लिए वो आ रहे हैं, तो सामने हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, हमारे जो सीमा मामलों का जो प्रॉब्लम्स है, उसको सबसे पहले उसको वेटेज मिलना चाहिए। अगर ये चीज़ें वो करता है फिर भी, और मुझे लगता है इस बार मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस से ये बोल सकती हूँ कि इस बार ये मामला जो प्रॉब्लम है वो निपट जाएगा, क्योंकि वो लोग भी शांति चाहते हैं और वो भी चाहते हैं कि विस्तारवादी रवैया तो रहा है, विस्तारवादी चीन का तो रवैया रहा है, जिसके लिए उसका फिलीपींस से, वियतनाम से, मैं जरूर मानूंगी कि मोदी साहब का दबदबा है, और मोदी साहब का जो अभी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद दबदबा तो जवाहरलाल नेहरू जी का भी था, वो भी एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ माने जाते थे। बावजूद इसके 18-19 अक्टूबर की रात को 1962 में हमले हो गए, हमारे हजारों सैनिक मारे गए, 4000 सैनिकों को बंदी बनाया गया। दबदबा होने के बावजूद भी क्या हुआ? पर अब मैं ये बोलूंगी आपको जरूर कि अगर इस बार ये पहले मीडिया नहीं था, ये बार बार बात बोल रहे, अगर ये उसी दिन पे उनको भी लगा होगा कि जब मैं खुद विजिट कर रहा हूं, अगर 5 किलोमीटर वो लोग घुस रहे हैं तो उनकी भी तौहीन है। अगर वो सामने से रिश्ते बनाने के लिए आ रहे हैं और बाद में पीछे से घुसपैठ कर रहे हैं, और अगर ये नहीं होगा तो ये भी बात मैं जरूर बोलूंगी कि अगर ये चीजें बंद नहीं हुई तो हमारी कंट्री को तुरंत ही उसका वापस बहुत ही करारा जवाब देना चाहिए। बिजनेस करने के लिए इंडिया अभी महासत्ता बन के उभर रहा है, क्योंकि हमारा एक पूरा उभरता हुआ बाजार है। जी, तो हर कोई ऐसे चला आएगा, हर कोई विजिट करेगा, उनकी इतनी खातिरदारी की है। अगर आप इतने में समझ लाओ, खातिर करके हम आपको बता रहे हैं कि भाई ये बंद कीजिए, अगर वो नहीं कर रहे तो हमें भी उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए, जैसे ऐसा जवाब मिल जाए। हिमांशु पटेल जी, पाकिस्तान के साथ चीन के बहुत अच्छे रिलेशन हमेशा रहे हैं, बावजूद इसके अभी अस्थिरता वहाँ पर बनी हुई है। पाकिस्तान दौरा भी नहीं कर रहे हैं। जापान के साथ हमने व्यापार को लेकर संबंध अच्छे बनाए हुए हैं, ठीक है। नेपाल के साथ भी हमारे संबंध अच्छे बन रहे हैं, भूटान के साथ भी संबंध रहते हैं अच्छे।
अमेरिका भी बुला रहा है, 27 को जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि अब चीन को भी समझ में आ गया है कि अगर हम अच्छे से और बेहतर तरीके से रिलेशन निभाते हैं भारत के साथ, तभी हमारा फ़ायदा है। आप तो बहुत अच्छा बता रहे हैं, पहले भी मैं तो बोल चुका हूँ कि नरेंद्र भाई के आने के बाद पूरे विश्व में भारत का बहुत बड़ा डंका बजने लगा है जी। और नरेंद्र भाई आए हैं तो पूरे इंडिया का एक महासत्ता की ओर एक आत्मगौरव बढ़ गया है। मैं आपको इनकी चारों यात्राओं के बारे में बताऊंगा। बताइए। कि भूटान गए थे वो मनमोहन सिंह ने वहाँ पे रिजर्व बैंक बनाने के लिए पैसा सुप्रीम कोर्ट बनाने के पैसे दिए थे, उसका ओपनिंग करने को गए थे। बिल्कुल। नेपाल गए थे, वहाँ पशुपतिनाथ मंदिर में उन्होंने हमारे ये गरीब पछात बाबा रामदेव की भाषा में बोलूँ तो एकदम पछात राष्ट्र के वड़ा प्रधान जाके वहाँ पे करोड़ों रुपया दे के आए जी। कहीं से भी कुछ लेके आए हैं। चीन के वड़ा प्रधान जिनपिंग जी के साथ अहमदाबाद में झूले पे बैठ के, मुझे तो मालूम नहीं है, आपके टीवी बता रही है और बातचीत करते हैं दोनों। तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि नरेंद्र भाई गुजराती, हिंदी और इंग्लिश जानते हैं, लेकिन चीन के प्रेसिडेंट चाइनीज भाषा ही जानते हैं। मैंने उनका जो कुछ भी पढ़ा है उसका। जी। तो उन दोनों किस भाषा में बात की थी? अरे ट्रांसलेटर रहते हैं ना वहाँ दो नहीं थे, दोनों झूले पे बैठे हैं, मैंने पूरा देखा। झूले पे किसने किसको कहा होगा कि बैठो यहाँ पे? अरे मैंने आपके टीवी में देखे, पूरे गुजरात में हर एक नहीं, आपको नरेंद्र मोदी की शख्सियत को देखकर क्या लग रहा है? किसने कहा होगा कि चलिए आइए बैठिए मेरे साथ? अरे बातचीत करते बताते हैं आपकी क्लिपिंग में, दोनों किस भाषा में बात करते वो भी बताना, पूछ लेना भाई साहब। जी। मीडिया वाले को मैं सभी तो मीडिया आपका को एतराज क्या है? एतराज क्या है? एतराज है कि जो बात वास्तविकता नहीं है। मैं भी एडवोकेट हूँ, पढ़ा लिखा युवा हूँ, लेकिन जो मैंने भी कॉमर्स किया है जी। जो बात आपके माध्यम से लोगों के एक हिमांशु पटेल जी, एक चीजें आती हैं कि भावनाएं जो होती हैं भाषा की जुबान नहीं समझती, भावनाओं को खुद ही समझा जाता है, तो बोलने की जरूरत नहीं है जी। हम दोनों ऐसे बैठ सकते हैं, तो इशारा भी कर सकते हैं ना, ये बैठ तो वो इशारा नहीं कर रहे हैं, दोनों बात कर रहे हैं। आप देखिए बात कर रहे हैं दोनों, किस भाषा में बात किया आप चेक कर लो क्लिपिंग फिर से देखिए। तो आपका टीवी बता रहा है ये दोस्ती नहीं टूटेगी, क्या दोस्ती क्या बात। 5 किलोमीटर घुस के आ गए अंदर, इधर ही झूले पे झूल रहे हैं, डांडिया रास देख रहे हैं, वहां पे 5 किलोमीटर घुस गए। यही मनमोहन सिंह की सरकार में हुआ तो मोनी बाबा आप भी बोलते और ये इधर मजा करते हैं, ये झूले पे देखो दोनों। चलिए और आगे आने आप लोगों ने इस देश का श्रेष्ठ प्राइम मिनिस्टर, इकोनॉमिक प्राइम मिनिस्टर, अफसोस है कि मनमोहन ये भाई साहब, हिमांशु जी आपको अफसोस है कि वो झूले पे नहीं मनमोहन सिंह बैठे? अरे मेरी एक मिनट सुन लीजिए साहब, ये जो बता रहे आप ये आप पाप कर रहे हैं। इस देश को 10 साल में इकोनॉमिकल जो ऊंचाई पे ले गए मनमोहन सिंह, उनको अपने चुनाव के वक्त बहुत नीचा दिखा है। ये जो भी लाल जाजम, भारतीय जनता का अपमान कर रहे हैं आप। ये लाल जाजम बिठाते हैं जो भी है वो ये भारत देश का है। देखिए बारी आपको भी मिली है, 60 सालों तक आपने भी देश की सेवा की है, और अगर जनता चाहती है तो कोई और सेवा कर रहा है। रूलिंग मिला है, आपको हो सकता है और मौका मिले। अरे भारतीय जनता पार्टी को हमारी शुभकामनाएं है कि उनका रूलिंग है, अच्छे काम करे, लोगों को विकास करे और वास्तविकता करे। बिल्कुल, हम विपक्ष का काम करने के लिए हम रेडी हैं, विकास के काम करें, करने भी चाहिए। इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए अशोक मिस्त्री जी, हिमांशु पटेल जी, सोनल जोशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का मुद्दा में इतना ही। जिस तरीके से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आए हैं, अक्सर आते रहे हैं, उसके बाद जो रिजल्ट निकल कर सामने आया है चीन के किसी भी आला अधिकारी के यहाँ पहुँचने के बाद, अच्छे नहीं रहे हैं। तो इसमें सवाल यही उभरते हैं कि क्या इस बार जो दोस्ती है या इश्क है वो आसान होगी और आगे चलकर कुछ ना कुछ इससे हासिल होगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार। Cambay, I'm treated like a celebrity. Now on my business leisure travels, I want to experience all the Cambay hotels and resorts. Cambay Hotel